डिस्कस कर रहे हैं। डेट इज 01/11। वर्क एंड एनर्जी। Work and energy. As we have already discussed about work, इससे प्रीवियस सेशन में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इज इक्वल टू एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी इंटू डिस्प्लेसमेंट। SI unit of work done we have found that is equal to joule। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ योर क्लास 9th फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एज वी नो दैट an object which can do work more, then we can say that it has more energy, and the SI unit of energy is similar to work। SI unit of energy is joule। this is similar to work। joule is a very smaller unit, so the larger unit is taken as 1 kilojoule। 1 kilojoule is equal to 1000 joule। okay, so energy is what the capacity of doing work। as we know that we take food to take participate in different types of the work। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो फूड है। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मशीनरीज होती हैं उनकी एनर्जी के लिए अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हीकल्स होते हैं उसमें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं तो अगला कंसेप्ट आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहला जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा जो होता है उसे बोल सकते हैं हीट एनर्जी। चौथा बोल सकते हैं लाइट एनर्जी। 5 नंबर बोल सकते हैं साउंड एनर्जी। तो देयर आर ए लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड as we know that there is also a form of energy that is called mechanical energy। this is the sum of ke plus pe, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर ए लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें जो डे टू डे लाइफ में सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनर्जी जो होती है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन के लिए करते हैं,
और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम हीट एनर्जी में करते हैं। जैसे अगर हमारे घरों में हीटर है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में करते हैं अगर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, साउंड एनर्जी के फॉर्म में करते हैं अगर हम साउंड बॉक्स चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी प्रकार का, जैसे फैन चल रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई की वजह से चल रहा है। सो वी कैन से दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मे बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंप्लीटेड। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर some important types of energy. These are the different forms of energy. अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए ग्रेट फिजिसिस्ट। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसके अनुसार बताया जाता है E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। इसे बोलते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Energy may be converted into the form of mass and mass may be converted into the form of energy. This law was proposed by Albert Einstein in 1905 and according to this a major law of physics was developed that is called law of conservation of energy. आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कई तरीके के कंजर्वेशन लॉज होते हैं। उनमें सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दीज आर द फोर बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स according to which the physics is just going to extraordinary developing day to day. So he proposed a law of conservation of energy. Law of conservation of energy. According to this concept, energy neither be created nor be destroyed. This can only be transformed from one form to another form. यह एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, नोट कीजिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिनोट्स दैट एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. It only can be transformed from one form to the another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में किया जाता है. हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, यह बिजली कोयले से सप्लाई हो रही है, कोयले से बनाई जाती है. देयर इज ए लॉन्गर प्रोसेस इन विच प्रोसेस वी गेट एनर्जी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Our body also contain energy and that energy is supplied with the help of the food. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें that means called energy मिलती है. Okay. So according to law of conservation of energy, energy neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to the another form. और जैसे कि आप डिस्कस करते हो, दिस लॉ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. आपने पढ़ा होगा जूनियर लेवल में वो कोई अच्छे स्टूडेंट नहीं थे,
उनके पास बेसिक ज्ञान नहीं थी, बट उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफी अच्छा था। आगे चल करके कॉलेज एजुकेशन में जब गए तो उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था, बट वो एक नंबर के भुलक्कड़ भी थे। एक बार जब वो लैब से निकले तो अपने घर का एड्रेस ही भूल गए। कैब किया, कैब वाले ने जब पूछा कि आपको कहां जाना है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो? उसने बोला हाँ। क्या आपने उसका घर देखा है? हाँ मैंने देखा है, फलना सोसाइटी में वो रहते हैं। क्या आप मेरे को उनके घर पे छोड़ सकते हो? उसने बोला ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उस कैब वाले ने उनके घर पे छोड़ा। उस कैब वाले को यह भी पता नहीं लगा कि ही इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, पता ही नहीं लगा। वो एक नंबर के भुलक्कड़ थे, बट अपने कंसेप्ट के बहुत ज्यादा माहिर थे, क्योंकि वो कंसेंट्रेट रखते थे अपने दिमाग को। 10 जगह दिमाग नहीं लगाते थे, एक जगह लगाते थे, इसलिए फिजिक्स के फील्ड में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा, जबकि अपने घर का पता ही भूल गए। उन्होंने अपने जीवनी में लिखा कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ था। तो डेट मीन्स वी कैन से डेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाले जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दे के चले जाते हैं लाइफ में, जो आपको लोगों के लिए बर्डन हो जाता है। ठीक है नाउ, तो हम चल रहे हैं डिस्कस करने अगले कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखिए जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें एक चीज आएगा काइनेमेटिक्स। दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी का मतलब होता है यंत्र, तंत्र मंत्र, यंत्र से पूरा वर्ल्ड चलता है। तंत्र सन्यासी लोग करते थे, मंत्र पंडित जी मारते, ठीक है, और यंत्र जो होता है वो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, और तीनों के कॉम्बिनेशन से ही वर्ल्ड चलता है, और तीनों का अपना अपना योगदान है, जिसका नाम है तंत्र, मंत्र और यंत्र। इसकी भी जरूरत है। सन्यासी लोग तंत्र के माध्यम से ही सारा कुछ कर देते थे। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, ही वाज ए पर्सन ऑफ द दरबार ऑफ अकबर। उनको ऐसा माना जाता है कि ही एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। वो अपने सुर ताल की वजह से ही बारिश भी करा सकते थे और आग भी लगा सकते थे। मंत्र आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र के उच्चारण से बहुत सारी चीजें संभव है। हमारा साइंस आज बहुत पीछे है। अगर रियल में रामायण और महाभारत हुआ करता था तो, क्योंकि रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था जिसमें किसी तेल की जरूरत नहीं थी, वो मंत्र से क्या करता था, अपने पुष्पक विमान को उड़ाता था। आज हमारे पास उस ऑर्डिनरी पावर की जरूरत है, और एक्चुअली में रामायण होता था तो, यानी हमारा साइंस आज काफी पीछे है। और यंत्र में आपने देखा होगा डिवाइसेस, जैसे दिस इज ए लैपटॉप, एक डिवाइस है, दिस इज ए प्रिंटर, दिस इज ए डिवाइस, जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, डिवाइस है। वो प्रोजेक्टर है, वो एक डिवाइस है, ये पंखा एक डिवाइस है, ये यंत्र कहलाता है। तो तंत्र मंत्र यंत्र से पूरा वर्ल्ड चलता है। तंत्र सन्यासी लोग चलाते हैं, मंत्र जो होते हैं वो पंडित जी चलाते हैं, और यंत्र साइंटिस्ट लोग चलाते हैं। तो एक चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, देश के डेवलपमेंट में नारा होता है। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द मशीनरी, किस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से उसमें जो एनर्जी प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाई, लिखिए, द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज जस्ट गोइंग टू मूविंग, इट कंटेन काइनेटिक एनर्जी। दुनिया का कोई भी चीज है जो मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो स्टडी करते हैं
कि जैसे ये पंखा चल रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप साइकिल चला करके आ रहे हो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई व्हीकल है वो रनिंग में है काइनेटिक एनर्जी, ट्रेन चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरीके से कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम अगर फंक्शनल है, मोशन में है, चाहे वो मोशन किसी भी टाइप का है, तो उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब लिखिए डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने अभी पढ़ा, द मोशन पोसेस्ड बाई ए बॉडी या द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले अभी आपने डिस्कस किया कि एनर्जी इज व्हाट, जस्ट लाइक वर्क। तो वर्क को अगर ड्राइव करोगे तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब एफ क्या होता है, और एफ इज इक्वल टू एम ए, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन क्या होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दीज आर द 3 इक्वेशंस। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, हमें s निकालना है, s इज इक्वल टू 2a। ये डिस्प्लेसमेंट का आ गया। फोर्स का आपका ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का ये दिया हुआ है। अब लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू आपके पास आया है एम ए इंटू एस। एम ए का वैल्यू ए ही रहेगा, और एस का वैल्यू आपको रखना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको पहले लेके आओ 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपके पास वर्क डन निकला। ठीक है, अब हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, so u is equal to 0, so work done is equal to 1/2 m v square minus 0 square, और वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और यही वर्क डन क्या था, काइनेटिक एनर्जी था 1/2 एम वी स्क्वायर, वेयर m is equal to mass and v is equal to velocity. This is the derivation. So kinetic energy is equal to what?
1/2 mv², where m is equal to mass and v is equal to velocity। यानी मास के बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है और वेलोसिटी के बदलने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बदल जाती है। अब आपने देखा होगा, इतने बड़े पत्थर से मैं अपने दुश्मन को मारूं तो उसका सर फूटेगा, और इतनी छोटी गोली से मारूं तो मर जाएगा वो, क्योंकि गोली की स्पीड ज्यादा है पत्थर के रिस्पेक्ट में। तो अभी मैंने बताया कि मास उतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि वेलोसिटी इफेक्ट करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आर्मी को बंदूक ना दे करके पत्थर दिया जाता कि तुम उधर से पत्थर से मारो, हम इधर से पत्थर से मारेंगे। अब कोई रामायण और महाभारत काल वाला तो जमाना है नहीं कि धार्मिक युद्ध हुआ करते थे। 6 बजे बिगुल बज गया शाम को और मेरा तलवार बस किसी को काटने ही वाला था, लेकिन बिगुल बजते ही मेरा तलवार पीछे हो जाएगा। उसे धार्मिक युद्ध कहा करते थे। आज के डेट में तो चोरी छुप रात में अटैक करते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में धार्मिक युद्ध नहीं है, बाउंड्री वार नहीं है। पहले क्या होता था कि रसिया अमेरिका लड़ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज के डेट में अगर रसिया अमेरिका लड़े तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कारण कहीं एटम बम ना मार दे। एटम बम मारने से सबसे बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा ना। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तो दैट मीन्स आवर टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी इज जस्ट लाइक वर्क डन। एनर्जी होता क्या, वर्क डन ही तो है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एफ इंटू एस। क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम एफ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर हो गया, यानी s का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और वर्क डन इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, और वर्क डन इज इक्वल टू एम ए। एस का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया आपके पास वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जहां m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है एंड v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसका जो है यूनिट निकालते हैं, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 का तो कुछ होता ही नहीं है। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले लोगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर था, जूल के बराबर। तो बताइए एनर्जी को किस में मेजर किया जाएगा, जूल में। वर्क को किस में मेजर किया जाएगा, जूल में। तो दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है, जूल होता है। अभी मैंने बताया कि जूल स्मॉलर यूनिट है, इसलिए हम किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल के बराबर होता है। जस्ट नोट।
डन। तो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जैसे कि आपने डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रन नहीं करेगी तब तक काइनेटिक एनर्जी में नहीं बोला जाएगा उसे। और जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी में जाती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे यू की जगह पे जीरो ले लिया, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है यू और एक है वी। एक को बोला जाता है डेट मीन्स कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। वेयर एम किसको रिप्रेजेंट करेगा एंड वी किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब मान लीजिए आपके पास यू भी दिया है, तो यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी। एंड वी किसको रिप्रेजेंट करेगा? और काइनेटिक एनर्जी के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। गुड। ठीक है। इक्वेशन कितने होते हैं मोशन के? तीन। हमने कौन सा इक्वेशन एडॉप्ट किया इसमें? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी ड्यू टू द स्टैटिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है। और दुनिया का हर चीज चाहता है कि हम रुके ही रहे। आप चाहते हो काम करना, मम्मी सुबह बोलती है उठ जाओ बेटा, अरे नहीं मम्मी सोने दो और थोड़ा, ये बोलते हो ना। इसीलिए दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल या किंगडम हो, वो नहीं उठना चाहते, वो पोटेंशियल एनर्जी में ही रहना चाहते हैं। इनर्शिया के लॉ के हिसाब से हम क्या करें, साइंस ही यही कहता है। ठीक है, हमारा कोई दोस्त थोड़े ना है, अपने ऊपर कोई लेगा नहीं लेगा ना। ठीक है। तो द एनर्जी ड्यू टू द स्टैटिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है उसके पास भी एनर्जी है। अगर कोई पत्थर है कहीं पड़ा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन पे अगर रहता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये भी तो एनर्जी है, इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा। तो अब लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक बनाइए, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? ड्यू टू द स्टैटिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी। ये अभी ऑलरेडी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस किया है। ये वेट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और W इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, बिकॉज हियर displacement
डिस्प्लेसमेंट चेंजेज इनटू हाइट। किसमें बदल जाएगा? हाइट में। जैसे मान लीजिए ये है मोबाइल, इसको मैंने उठा के यहां रख दिया, तो मैंने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट तो किया ना, लेकिन हाइट के फॉर्म में मैंने किया, और इसलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। और W इज इक्वल टू mgh। ये W क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो Pe इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एनर्जी पोसेस्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से एनर्जी का पोसेशन होता है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? दिस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? अब आपके पास दो तरीके का एनर्जी आया, एक आया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, आपने एक चीज और पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस चीज को डिटरमाइन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, फिजिक्स इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए जो लोग भी फिजिक्स पढ़ते हैं उनका मैथमेटिक्स सही होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स सही नहीं हुआ तो फिजिक्स के एप्लीकेशंस को आप समझ नहीं पाओगे। केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका अच्छा होगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो होगा उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है? इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे बच्चों को सजेशन दिया जाता है कि अगर उसका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो साइंस ना ले, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे बच्चों को 10+2 साइंस से किया और ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। इसलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग आना चाहिए। फिजिक्स को अगर डेवलप करना है तो लाइफ में तरक्की करनी है अच्छे वे में, तो आपको वैसे भी साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है, बट ये है कि साइंस में मेहनत जब करते हो ना तो साइंस मेहनत करना सिखा देता है, और इसलिए साइंस से पढ़ा हुआ आदमी कभी लाइफ में मार नहीं खाता। नहीं तो बाबर अकबर गया आया गया, ये युद्ध उस समय हुआ, ये युद्ध उस समय हुआ, करते रहो, आर्ट से पढ़ो। ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट the sum of Pe plus Ke is always conserved, and this sum is called mechanical energy। और मैकेनिकल एनर्जी होता है एम ई इज इक्वल टू पी ई प्लस के, और एम ई इज इक्वल टू पी ई का वैल्यू है एम जी एच, और ये वैल्यू है 1/2 mv²। इसमें कैलकुलेट कर सकते हो आप जी एच प्लस 1/2 v², ये वैल्यू आप ले सकते हो। तो एम ई जो होगा इसके बराबर होगा। और किसी भी बॉडी का
जो Me होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ME mechanical energy of a body is the sum of potential energy plus kinetic energy, and if the kinetic energy is just going to reducing, the potential energy will be increased, and if the potential energy is increased, the kinetic energy will be reduced। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है और एक सिस्टम का ME इज इक्वल टू PE प्लस KE दिया हुआ है, ठीक है। और ME कहता है 20 जूल है और PE कह रहा है 10 जूल है, तो बताइए KE कितना होगा? 10 जूल। ठीक है। अगले केस में ये 20 जूल है और कहता है कि जो KE है वो 0 जूल है, तो बताइए PE कितना होगा? 20 जूल। दिस इंडिकेट्स व्हाट? इन ए सिस्टम द सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड and mechanical energy is always equal to potential energy and kinetic energy। ठीक है। this is the criteria, this is called conservation of energy। उसके अलावा आपने देखा होगा एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पीकर है आपके पास, ठीक है। इस स्पीकर में आप कौन सा एनर्जी देते हो? एनर्जी कौन सा देते हो? सप्लाई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई बिजली देते हो ना इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, किस में बदल देता है? किसके माध्यम से? एक मैकेनिक्स के माध्यम से। इसमें एक मैकेनिक्स लगा हुआ है और उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल दे रहा है? साउंड एनर्जी में बदल दे रहा है। अगर बिजली ना दे तब भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एनर्जी का एक सोर्स है जिसे बोलते हैं बैटरी। बैटरी है ना इसमें, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी का एक सोर्स है, उस केमिकल एनर्जी को किसमें बदल दिया? साउंड एनर्जी में बदल दिया। ये लाइट जल रहा है, इसकी भी सप्लाई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किसमें बदल रहा है? लाइट एनर्जी में। इसका मैकेनिक्स क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देगा। ये मोबाइल है, हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है? साउंड है। और साउंड क्या होता है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 6000 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अमेरिका एक ही सेकंड की डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर है मात्र। नहीं, अभी मैं फोन करूंगा तो तुरंत अमेरिका में लग जाएगा। क्यों? ये मोबाइल क्या करता है? मेरे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में बदल देता है और फिर रिसीवर के पास जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर दोबारा साउंड एनर्जी में बदल देता है। दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ द मोबाइल एंड द मोबाइल इज जस्ट गोइंग टू फंक्शनिंग ऑन दैट। यानी मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल दिया और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैकेनिकल वेव में बदल दिया। ये फंक्शन है। सोर्स क्या है इसमें? बैटरी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, बैटरी खत्म कर दो, उसके बाद बात करके दिखाओ। नहीं होगा ना बात। बनाओ ऐसा डिवाइस जो बिना बैटरी का भी काम करे। ब्रेन से ब्रेन काम करने वाला हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेन में भी डेवलप होता है। तो मैं जो सोच रहा हूं तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ जाना चाहिए। ये कब होगा? जब हम साइंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएशंस को और आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, आप लोगों का काम कम करने वाला है इलॉन मस्क। वो कह रहा मैं चिप बना दूंगा, 10वीं का अलग चिप, 11वीं का अलग चिप, 12वीं का अलग चिप, और उसमें पूरा कोर्स भर देगा। ये कितनी बड़ी मेमोरी होगी? 1 GB का डाटा जब तैयार किया गया था 1872 या 1962 के आसपास, तो इस कमरे के बराबर 1 GB हुआ करता था। इतना बड़ा 1 GB, और आज 1 टेराबाइट इतनी छोटी सी चीज में सिलिकॉन चिप बना दिया। तो उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट एक बना रहा है कि 12वीं के कॉन्सेप्ट को एक चिप में डाल देगा और जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसी समय दिमाग में लगा देगा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आधी समस्या खत्म। फिर यूट्यूब पे देखते रहो रील्स। ठीक है, शॉर्ट वीडियो, रील्स और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। एक भी पढ़ाई की चीजें उस पर नहीं है, और पढ़ाई वाले जल्दी देखते ही नहीं। ठीक है, ना यूट्यूब वाला उसको आगे करता, वो भी आगे नहीं करता पढ़ाई वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है,
ये चीज है, ठीक है। तो इसे इज स्पेशली नाम दिया जाता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन काइंड ऑफ एनर्जी टू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डिवाइस। एक सुटेबल डिवाइस के मदद से इसे क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है।